का स्वागत है हिस्ट्रियोलॉजी पे। और आज हम करने जा रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, जो कि हमारा पाठ था कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने की स्रोत में हमारे कौन कौन से सोर्स हैं जिससे कि हम अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। तो उसमें हमारा एक पुरातात्विक स्रोत रहता है जिससे हम अपने प्राचीन इतिहास की ठोस जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पुरातत्व का मतलब होता क्या है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते क्या हैं कि हम जिससे अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, पुरातत्व उन वस्तुओं का अध्ययन होता है जो प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा अपने उपयोग में प्रयोग की जाने वाली उन सभी भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया ताकि वे अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का निर्माण कर वे प्रयोग करते थे और जो अभी तक सुरक्षित हैं। आपने देखा भी होगा कि क्या पुरातत्व जो होते हैं वो खुदाई करते हैं और खुदाई करने से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ज़मीन में मिलती हैं, जिसमें जैसे कि मूर्तियाँ मिलती हैं, मोहरें मिल जाती हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ होती हैं जो कि मिल जाती हैं। तो उन्हीं सब को क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। वे भौतिक वस्तु जिनका निर्माण मनुष्य ने अपने प्रयोग के लिए किया था उन सभी को पुरातत्व कहते हैं, जो हमें प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी देने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो पुरातत्व स्रोत हैं कौन कौन से हैं, इसमें पहला आता है हमारा अभिलेख होते हैं, दूसरा आता है हमारा सिक्के होते हैं, तीसरा होता है हमारा स्मारक और चौथा है हमारे मुहरे और पांचवा क्या होती हैं ये कलाकृति और छठा है हमारा मिट्टी के बर्तन, उपकरण और आभूषण। ये सभी चीज़ें जो हैं प्राचीन काल में मनुष्य ने अपने भौतिक जीवन में उपयोग की हुई इन सभी वस्तुओं का प्रयोग किया था, जिससे कि हम अपने प्राचीन इतिहास की हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेखों की कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख ऐसे लेख होते हैं जो कि किसी पत्थर या धातु या लकड़ी या हड्डी पर खोद कर लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। जैसे कि स्तंभों पे कुछ लिखा हुआ होता है, शिलाओं पे लिखा होता है, गुहाओं पे लिखा होता है, मूर्तियाँ होती हैं उन पे भी लिखा होता है, ताम्रपत्र होते हैं उन पे भी लिखा होता है और मुद्राओं पे भी जैसे चित्र भी मिलते हैं और कुछ लिखा हुआ भी मिलता है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, अभिलेख में आते हैं। और इन अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुरालेख शास्त्र। पेपरों में पूछा भी जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। और ये जो स्रोत होते हैं ये प्रामाणिक माने जाते हैं, मतलब इनका जो ये हमें स्रोत मिलते हैं ये विश्वसनीय माने जाते हैं, इन पर पूरा भरोसा किया जाता है। और देश में सर्वाधिक जो अभिलेख मिले हैं वो मैसूर में हैं, मैसूर यानी कि कर्नाटक में। और इन अभिलेखों और शिलाओं से हमें क्या जानकारी मिलती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, ये जितने भी अभिलेख और शिलालेख हैं इनसे हमें उस समय के सभी शासकों के जीवन चरित्र, उनके साम्राज्य विस्तार, उनके धर्म के बारे में, वो अपना शासन प्रबंध कैसे चलाते थे इसके बारे में पता चलता है, तथा समाज में कैसी कला और कैसी उनकी राजनीति थी जिससे वो अपना शासन संचालन करते थे, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और इन अभिलेखों और इन शिलालेखों से हमें उस वक्त की भाषा का भी पता चलता है कि सभी लोग मनुष्य अपने बोलचाल में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो इन अभिलेखों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो बात करते हैं जो ये मौर्य काल है ना, इसमें ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो किस में लिखे गए हैं, वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। और वहीं जब हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की, उस समय में जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों पता चलता ही है कि जैसे जैसे टाइम बदलता वैसे वैसे उन सब की भाषा भी बदली है। और साथ ही ये जो 9वीं और 10वीं शताब्दी में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में भी लेख लिखे जाने लगे थे। 9वीं और 10वीं शताब्दी में समय बदलते बदलते आगे बढ़ते बढ़ते सभी के क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये अभिलेख लिखे जाने लगे।
और गुप्त काल से पहले के जो अधिकतर अभिलेख थे उनमें ब्राह्मणोत्तर धर्मों का या गुप्त काल में अधिकतर अभिलेख जो थे वो ब्राह्मण धर्म का उल्लेख करते थे। मतलब कि गुप्त काल में जो है हिंदू धर्म का ज़्यादा बोलबाला था। और दोस्तों, पुराविदों का ये मानना है कि भारत में अब तक सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिला है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पीपरावाक कलश लेख है। और अजमेर से प्राप्त पडली अभिलेख अशोक के काल से भी पहले का माना जाता है। दोस्तों, अशोक के अभिलेख जो हैं भारत में पढ़े जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। और ये जो अशोक के अभिलेख हैं ये ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक लिपि में मिलते हैं। और साथ ही हमें जो अशोक के 4 अभिलेख हैं जो कि हमें मिलता है मास्की से, जो कि कर्नाटक है आज का, और निठुर, उदयगोलम और गुर्जरी जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है। उन सब में, इन सभी अभिलेखों में हमें अशोक का नाम मिलता है। और अशोक के अभिलेखों में शिलालेख आते हैं जो शिलाओं पे लिखे जाते थे। स्तंभ लेख और गुहा लेख ये सभी सम्मिलित थे। अशोक के 14 बड़े शिलालेख हैं। शिलालेख कितने हैं अशोक के? 14 हैं। और 15 लघु शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं और 6 लघु स्तंभ लेख हैं तथा 4 क्या हैं? गुहा लेख हैं जो गुफाओं के अंदर लिखे गए हैं। अशोक के स्तंभ लेखों में सबसे ज़्यादा जो ये था धर्म प्रचार के लिए और प्रयास किए गए थे और प्रजा की भलाई के लिए इन्होंने इनका निर्माण कराया था। और इसी से हमें अशोक के उस टाइम पर जो उसने धर्म और प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख से उसके शासन, उसके नैतिक सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। इससे अशोक के धर्म और उसके साम्राज्य विस्तार, शासन व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख हैं सबसे प्राचीन थे और इनकी भाषा थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक लिपि थी। और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में अपने अभिलेख लिखवाए थे जो कि उस समय के जन सामान्य की समझ में आते थे। सबके अपने उसके स्थानीय लोगों के देख करके उन्होंने स्तंभ लेखों का निर्माण कराया था। इसलिए ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिपि में लिखे गए थे। और ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिलते हैं वो हमें अशोक के ही मिलते हैं। दोस्तों, अशोक के अलावा भी अनेक शासकों ने बहुत सारे अभिलेख लिखे हैं जिनमें हम जिससे हमें उनके व्यक्तिगत शासन और उनके वंश की जानकारी मिलती है। तो अब हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पुष्यमित्र सूंग। इसका कौन सा अभिलेख था? अयोध्या अभिलेख। एक कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये बहुत ही ज़्यादा आता है पेपरों में। और गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रदामा का गिरनार अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी एवं जूनागढ़ लेख, भोज प्रतिहार की ग्वालियर प्रशस्ति, हर्षवर्धन के मधुवंश और बांसखेड़ा एवं सोनीपत अभिलेख, पुलिकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख व बंगाल के पाल शासकों में धर्मपाल का खालिमपुर व देवपाल का मुंगेर अभिलेख व सेन शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख। परमार शासकों में भोज परमार जो कि 1010 से लेकर 1055 ईस्वी का था, उदयपुर प्रशस्ति मिलती है। और राष्ट्रकूटों के बारे में गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख से हमें उनके शासन की जानकारी मिलती है। वहीं वन्नी दिंदोरी और ओमेक वर्ष प्रथम के सजन दानपत्रों से भी हमें विशेष जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि अशोक के अतिरिक्त भी अनेक शासकों ने अपने समय समय पर अभिलेखों का निर्माण कराया था। और ये सभी हमें रटने पड़ेंगे चाहे कुछ भी जाए, क्योंकि पेपरों में ये सभी पूछे जाते हैं। इसलिए इन्हें याद करने का एक ही तरीका होता है, इन्हें बार बार पढ़िए, अपने आप याद हो जाएंगे। दोस्तों, इन अभिलेखों के स्वदेशी अभिलेखों के अलावा भी विदेशी अभिलेख भी हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें आता है हमारा एशिया मायनर के बोगजकोई पर्सिपोलिस का अभिलेख और नक्शे रुस्तम आदि के अभिलेख प्रमुख हैं। इससे हमें प्राचीन भारत के विदेशी संबंधी जानकारी मिलती है। गुहा लेख क्या होते हैं?
गुहा लेख वे लेख होते हैं जो गुफाओं में उत्कीर्ण होते हैं। अशोक के बराबर और दशरथ के नागार्जुन गुहा लेख एवं सातवाहनों के नासिक, नानाघाट और काले आदि गुहा लेखों में इतिहास जानकारी का भंडार पड़ा है। इसके अतिरिक्त अनेक मूर्तियां हैं और मंदिर हैं और स्तूपों के प्रकार और मिट्टी व धातु के पात्र हैं और तांबे की चादरें हैं, मुद्राएं हैं, सील हैं, जिनसे हमें अपने इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं इन अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या था। दोस्तों, अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व मतलब इनका इतना महत्वपूर्ण स्रोत है कि ये अभिलेख हमें इतिहास को जानने में इतने ज़रूरी थे। इन अभिलेखों से हमें तत्कालीन भारत में जो भी शासन था राजाओं का, उस समय की राजनीति कैसी थी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, उनकी स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है तथा ये भी एक विश्वसनीय स्रोत माने गए हैं। इन अभिलेखों से तत्कालीन राजाओं के चरित्र, उनके व्यक्तित्व कैसा था, इस बारे में जानकारी मिलती है और इन अभिलेखों से तत्कालीन राज्यों की सीमाओं की जानकारी मिलती है। कौन से राज्य किसके साथ मिले थे, कौन सा टच करते थे, इन सब की जानकारी मिलती है। और ये अभिलेख अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, खारवेल, पुलिकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन आदि के शासनकाल की घटनाओं पर प्रकाश भी डालते हैं। अशोक व अन्य राजाओं के अभिलेख से उनकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने अपने जितने भी लेख थे अपनी शासन व्यवस्था को उन्होंने उजागर किया है। कुछ अभिलेखों में राजा की वंशावली भी दी होती है ना। बहुत से राजा जो होते थे अपने वंश की जानकारी देते थे और तिथि क्रम भी, इससे हमें पता चलता है कि जो तिथि क्रम है सही है। इस टाइम पे ये राजा था, इस टाइम पे वो था, ये वाला वंश था। तो ये जो जानकारी हमें एकदम सत्य होती है, इससे भी ये जानकारी मिलती है इन अभिलेखों के होने से। इन अभिलेखों से प्राचीन भारत के विदेशी संबंध की भी जानकारी मिलती है, क्योंकि एक दूसरे के ये राजदूत आते थे जाते थे, तो फिर ये अभिलेख वो अपने राजा जो होते थे अपने लिखवाते थे कि हाँ ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, वो आया है, यहाँ आए, वो यहाँ से आए हैं। तो ऐसे इन अभिलेखों से हमें प्राचीन भारत की इतिहास की जानकारी मिलती है।